हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 62 तक कर लिया था। आज फिर से क्वेश्चंस की बारी है। अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है। देखो ये इसमें गेट 17 लिखा हुआ भी है। इसमें से जो ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं गेट के लिखा नहीं है। इसका मतलब ये मैं समझा कि गेट के नहीं है। बहुत सारे गेट के, बहुत सारे गेट के बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो लिखा हुआ समझ लीजिए। और लेटेस्ट में ऐसा लल्लू से क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू इमेजिन? सर बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। देखो पूछा है, द ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर विल बी। हो कितना समय लगेगा इसे हमें फाइंड करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सर हम इस डायग्राम के लिए कम से कम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से तो कतई नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे सर? हम इसके लिए काम करेंगे और वो काम है कि डायरेक्ट एसएफजी से ट्रांसफर फंक्शन से हम फाइंड कर देंगे तुरंत ट्रांसफर फंक्शन। अब कहाँ एसएफजी बनाएंगे? इसी को ही डील करना सीखिए ना, सब समझ जाएंगे आप। क्या है सर? यहाँ से यहाँ जाना है। सो एक पाथ मिल गया सर। ये मिल गया कि नहीं मिल गया? दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो चलना है सर, ये दूसरा पाथ मिल गया। तुरंत दो पाथ मिल गए हमें, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लूप की बात करेंगे तो सर दिस इज द लूप। इज दिस अ लूप? यस सर। और ये बड़ा वाला भी लूप, ये भी लूप। यस और नो? एंड व्हाट अबाउट दिस? ये भी लूप है ना। देखो अब हम फाइंड करते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सो पाथ है हमारे पास G1 G3। एस नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिए। प्लस यहाँ यदि माइनस लिखा होता तो यानी कि इसकी वैल्यू ब्रांच की -1 हो जाती, जो कि नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो G1 G3 इज द वैल्यू, लिख दिया। प्लस del1 की वैल्यू 1 आएगी। कोई भी ऐसा लूप नहीं दिख रहा जो इससे डिसकनेक्टेड है। ओके सर, नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकेंड पाथ। सो दिस इज +1 G2 एंड G3। सो G2 G3 भी लिख लिया मैंने, डिवाइड बाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। दिस इज नथिंग बट द T। सो इतना लिख दिया है मैंने। अब हम लिखते जाएंगे। आपके पास 1 माइनस, सबसे पहले ये हमने क्रिएट किया दिस वन। सो G1 H1 है ये, G1 H1। फिर हमने ये बड़ा वाला किया, यानी कि G1 G3। प्लस का साइन है G1 G3, माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस बन गया। फिर हमने ये देखा, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए सर। ये हाँ सॉरी, इधर से इधर आ गए ना। वेट अ मिनट, इधर गए पूरा चले और फिर इधर आए, मतलब G2 और G3 मिला हमें। तो अगेन G2 G3 भी मिल गया। ठीक है, तो ये भी हो चुका है, ये बड़ा वाला भी हो चुका है और ये आउटर भी हो चुका है। अब बचा अंदर वाला। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है ना। तो आपने तय किया था ना कि समिंग पॉइंट है, उसके बाद आपका टेको पॉइंट है, तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ से उठा के ये भी दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से ये भी एक लूप बन गया नहीं बन गया? सो दिस इज नथिंग बट G2 H1। सो प्लस G2 H1। पूरी कहानी खत्म, कुछ नहीं बचा। कितना हार्डली टाइम लगेगा आपको गेट एग्जामिनेशन करने में? सर 1 मिनट में हम कर देंगे। सो यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा? G3 कॉमन आ रहा। G1 G2 अंदर होना चाहिए। सो G3 कॉमन आ रहा है, G1 G2 अंदर कॉमन है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है। वाह, इतना फास्ट। नाउ ये भी मेल कर लेते हैं अपन। देखो कितना कंफ्यूजन कर दिया। ब्रैकेट उसके बाद भी ब्रैकेट। तो 1 और 2 टर्म यहाँ हैं और 2 टर्म यहाँ है। टोटल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्म मिलनी चाहिए। 1 2 3 4 मिल गई। G1 H1 कहाँ है? G1 H1 ये रही। G1 G3 ये रही। G2 H1 G2 H1 G2 G3 एवरीथिंग इज हियर। ऐसे करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 और फाइंड करना है C बाय R फॉर ऑल C बाय R फॉर ऑल इज पूछा हुआ है। तो 3 मैंने ले लिए हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है और इसके लेने के पीछे का मेरा मकसद था क्योंकि जो मैंने आपको SFG सिखाया है और जो ध्यान देना है आपको इन दोनों के बीच में, वो ध्यान आप प्रॉपर दे लें। इसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि इस टाइप की सिचुएशन हो कि समिंग पॉइंट और उसके बाद TP, सो हमें दोनों को अलग अलग मान के नहीं चलना है, दोनों को एक मान सकते हैं। लेकिन यदि इसके पहले TP होता तो दोनों को एक मान लेते तो ब्लंडर हो जाता। जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसके लिए SFG ड्रॉ करता हूँ पहले वाले के लिए। सो दिस इज द समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट पे सिग्नल जनरेट हो रहा है भाई, समेशन हो रहा है, इसलिए मैंने मान लिया। एंड दिस इज नथिंग बट द गेन G1। यहाँ से मैंने ले लिया दिस इज नथिंग बट आउटपुट C और कनेक्टेड विद द इनपुट R। नाउ G से ये SP भी है और TP भी है, ये पॉइंट SP और TP एट वन पॉइंट, और वहाँ से जा रहा है फीडबैक H1 जो कि जा रहा है यहाँ पे। नाउ ये और ये भी दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों के लिए एक ही नोड बना है। सो यहाँ से यहाँ इज नथिंग बट द प्लस H1 है ये, और यहाँ से यहाँ G2 भी है। सो दिस इज नथिंग बट G2 ऑल्सो। सो हियर इट इज, दिस इज माई SFG फॉर दिस क्वेश्चन। क्या सीखें यहाँ से? सीधी सी बात है कि सर जब भी ये दोनों एक साथ हों लेकिन पहले SP आए और बाद में TP आए तो दोनों एक। SP TP का मतलब है ओनली वन नोड, ध्यान रखने का है, आपको ध्यान रख सको इसलिए मैंने बताया, ठीक। लेकिन यदि TP पहले है और SP बाद में है सो इसकी वैल्यू होगी 2, ठीक है। यानी कि 2 नोड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके सर, नाउ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना कितना आसान है इसके लिए आप मुझे बताइए। सर बहुत आसान हो गया। ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस यानी कि C बाय R फॉर दिस इज नथिंग बट पाथ। सर पाथ है एक G1 और दूसरा पाथ है G2। सो G1 प्लस G2 डिवाइड बाई 1 माइनस दिस इज द लूप G1 H1 और एक लूप है G2 H1। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, फिनिश। आप चाहें तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी करके एक बार देख सकते हैं। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट वन। इसको छोटा बना देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि इसी जगह पे सब दिखाऊंगा तो अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों के। ये कर दिया मैंने पहले के लिए, ठीक है। अब हम बारी आएंगे, बात करेंगे इसके लिए। इसमें ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है TP और ये है आपका SP। TP पहले है तो दोनों के लिए अलग अलग नोड असाइन करेंगे। इनपुट में SP है और ये TP है, दोनों के लिए एक नोड असाइन कर लो। सबसे पहले चलो इनपुट से चले हैं, ये ले लिया मैंने R। उसके बाद यहाँ ये दोनों से ये और ये दोनों ऐड हो गए, एक नया सिग्नल बनाएंगे, तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैंने एक और नोड दे दिया और इसके लिए अलग से नोड नहीं दूंगा, इसी पे है ये नोड। उसके बाद ये TP आया, सो TP के लिए ये एक नोड है। TP के बाद SP आया, उसके लिए एक नोड है और दोनों के बीच में गेन इज 1 एंड देन वी विल गेट द आउटपुट C। अब हम कनेक्शन करते हैं। सर दिस इज नथिंग बट द G1, ठीक है भाई साहब। अब इस TP से यहाँ हम लेके आए क्या, H1, हियर इट इज, और यहाँ से कहाँ गया भाई साहब, यहाँ गया। दिस इज नथिंग बट द G2। अब देखो ये यदि यहाँ पे लैंड करवा देते आप तो ये क्लोज लूप आ जाता अलग से, तो ये गलती नहीं करनी है। whenever TP come first we'll take 2 nodes for TP and SP। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता तो आपके पास है वही G1 प्लस G2 डिवाइड बाई 1 माइनस ये है आपका सिर्फ लूप G1 H1,
ठीक है, अब ये लूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन समझ में आ गई बात। चलो इसे भी छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है। नाउ लेट्स कम ओवर 3। इसकी बात करते हैं, क्या है इसमें कंडीशन, देखो ये है टीपी पहले और एसपी बाद में, टीपी पहले एसपी बाद में, सबके लिए अलग अलग नोट। इनपुट से शुरू करते हैं। सो हियर इज द इनपुट आर, टीपी के लिए अलग से नोट देना पड़ेगा, यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है G2 में। उसके बाद समिंग पॉइंट के लिए एक और, उसके बाद इस टीपी के लिए भी एक और, टीपी के बाद एसपी के लिए एक और नोड, एंड देन कम टू द पॉइंट सी, आउटपुट। तो दिस इज नथिंग बट द टीपी, ये एसपी, और यहाँ से उस टीपी के बीच में आपको गेन मिल रहा है G1। इस वाले टीपी से आपको मिल रहा है यहाँ तक H1, मिल गया दिस। अब इस टीपी से उस समिंग पॉइंट तक आपके पास जा रहा है G2, इन दोनों के बीच गेन हो गया 1। इज इट ओके? कुछ मिस हुआ क्या? नहीं हुआ सर, दिस, और ये ऊपर से पहुंचा दिया आउटपुट। नाउ लेट्स फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। सो सर वो कहानी वही हो गई, G1 प्लस G2, ठीक। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली G2 जब पाथ आप देखेंगे, ये वाला पाथ, तो इसमें एक लूप डिस्कनेक्टेड है, तो यानी कि डेल की वैल्यू भी आएगी, और वो आएगी दिस G1 H1, डेल 2 आएगा ना इसका रिस्पेक्ट में। इस पाथ से डिस्कनेक्टेड लूप दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, तो इसका डेल्टा फाइंड करेंगे, 1 माइनस सम ऑफ द लूप गेन्स, लूप गेन है G1 एंड दिस, एंड इंटायर कहानी हो गई दिस, इसके लिए हो गई 1 माइनस दिस, ठीक। और कुछ, एक ही लूप है, सो दिस इज द C/R। अब आप किस चीज को यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा दिस SPTP, सरासर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और हिडन कंडीशन बता देता हूँ जो यहाँ पे नहीं है। मान लो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरी बात को। मान लो कंडीशन ऐसी बनी किसी भी सर्किट में कि ब्लॉक डायग्राम में कि यहाँ से टीपी, इधर से कुछ भी आ रहा होगा, एक टीपी भी निकल गया, और यहाँ से कुछ 3 सिग्नल ऐसे बन गए। पॉइंट ऐसा ही है, यहाँ कोई समिंग पॉइंट नहीं लिखा है, तो इन दोनों को भी अलग अलग मानेंगे, इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, इन दोनों को एक नहीं करना है, ठीक है। अरे इट्स लाइक दिस यार, कि यहाँ से गया ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, प्लस प्लस वट एवर इट इज, G2 ऐड कर दो। तो इन दोनों को भी जब आप रिजोल्व करोगे तो अलग अलग नोड मानोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन बाय अ सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड डिटरमाइन द ओवरऑल गेन रिलेटिंग x5 एंड x1। जो भी इक्वेशंस लिखी हैं हमारे पास, उनसे उनके रिस्पेक्ट में SFG आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, x2 x1 x2 x5 x4 x3 सब एक दूसरे से। तो ये जो सारे हैं ना, ये वेरिएबल्स हैं, ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट x2 x3 x4 x5 और x1, ये सारे वेरिएबल्स हैं, है ना, वेरिएबल्स हैं, माने कि ये हैं हमारे नोड्स है ना, सिग्नल्स हैं। तो 5 है ना, तो 5 नोड बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 5। कौन बोला मुझे 5 बनाने का? मेरे वेरिएबल्स बोले, वेरिएबल्स सिग्नल्स, और वही बनते हैं नोड SFG में। सो पहला वाला मैंने बना दिया, दिस इज नथिंग बट x1, ये हो गया x2 x3 x4 एंड x5। इतने में कोई दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल नहीं है ना। 1 बाय 1 इक्वेशन देखते जाइए। हमारे पास x2 की इक्वेशन है, x3 की इक्वेशन, x5 x1 की कोई इक्वेशन नहीं। x1 पक्का इनपुट नोड होगा, सोर्स नोड होगा, वो आ भी रहा है।
फिलहाल x2 को क्रैक करते हैं। x2 इज इक्वल टू ax1, ये x2 है ना, ax1 ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ इसमें पक्का a का कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। x2 की जब इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा a गुणा x1 जो कि आ रहा है, प्लस f x2, यानी कि x2 पे एक सेल्फ लूप है जिसका कि गेन है f। अब ये x2 की इक्वेशन क्या है आप खुद ही लिख लो भले ही, x2 की इक्वेशन तमाम आने वाले सिग्नल्स, सो दिस इज नथिंग बट ax1 प्लस fx2, ये भी तो आ रहा है fx2 भी, एकदम तय है, एकदम SFG इतना क्लियर है सर। नाउ लेट्स कम टू द x3। x3 इज नथिंग बट bx2, यानी कि इसकी वैल्यू रही होगी b। x3 की जब वैल्यू लिखेंगे तो b गुणा x2 आएगा, b गुणा x2 प्लस साथ में है ex4, तो x4 से ex4 ना, तो x4 से इसके ऊपर आ रहा है सिग्नल e। अब आप खुद ही देख लो ex4 भी आप यहाँ लिखोगे कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस x3 की वैल्यू कोई हमसे यहाँ पूछ ले तो b गुणा x2 प्लस e गुणा x4 यहाँ से आ गई, ठीक है सर। लेट्स कम ओवर हियर cx3, सो दिस इज नथिंग बट cx3, x4 लिख रहा हूं मैं अभी, cx3 प्लस hx5, सो hx5 ये ले लिया मैंने, hx5 आ गया, ठीक है। नाउ x5 आते हैं, सो x5 इज नथिंग बट dx4, सो यहां से यहां dx4 हो गया है, प्लस gx2, सो यहां से यहां तक सिग्नल आ रहा है एंड दैट इज नथिंग बट द g, सो ये बन गया SFG फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ भी एरर हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो कि एरर हुआ होगा, लेकिन समझ में सारी चीज आ गई आपको, जो इक्वेशन में लिखा वो SFG में आना चाहिए। अब कोई हमसे इसमें पूछ ले x5 बाई x1 जो कि इसने पूछा है, सॉरी दिस इज नथिंग बट x1 जो कि ट्रांसफर फंक्शन है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? जी SFG है हमारे पास, तो हम क्या लगा सकते हैं? मेशंस फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ से आने तक के पाथ खोज लो। सो सर ये एक पाथ है यहाँ से यहाँ तक आने का, दिस ABCD, ABCD ये गेन हो गया सर, और दूसरा पाथ भी है, और दूसरा पाथ है सर इधर से यहाँ आ गए, यानी कि AG प्लस AG। नाउ ये जो पाथ है इससे डिस्कनेक्टेड लूप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस पाथ से डिस्कनेक्टेड लूप ये एक है अंदर, सो इसका गेन भी आएगा, डिटरमिनेंट भी आएगा 1 माइनस CE। समझ पा रहे होंगे मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। लेट्स कम टू द ओवरऑल डिटरमिनेंट। सो 1 माइनस लूप्स कौन कौन से सर? एक तो F हो गया, ठीक है, एक ये हो गया माइनस EC हो गया, एक ये हो गया यानी कि माइनस DH हो गया, और बताओ और बताइए जरा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी ये है क्या? नहीं सर ये कतई नहीं है, सो ओनली 3 लूप आ रहे जी। अब ये वाला ये नॉन टचिंग लूप है, ये और ये भी नॉन टचिंग लूप है, सो प्लस दिस गुणा दिस यानी कि FEC प्लस FDH। सब कुछ समझ में आया है आपको? सब कुछ माने सब कुछ। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। समझ गए? अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन, फिगर गिव्स द सिग्नल फ्लो ग्राफ of a system with 2 inputs and 2 outputs. Very important and crucial point. 2 inputs and 2 outputs, और हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम लिनियरिटी है इसलिए, और सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या कि ये C1 है ना, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। ओके, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट C1 एंड C2। बिल्कुल कर देंगे, C1 और C2 के एक्सप्रेशन फाइंड कर देंगे। ऑल्सो डिटरमाइन द कंडीशन दैट मेक C1 इंडिपेंडेंट ऑफ R2 एंड C2 इंडिपेंडेंट ऑफ R1। ये सर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप क्यों ले आए? ताकि आप लोगों का ओवरऑल
नॉलेज में इनफाइनाइट वृद्धि हो जाए, इसीलिए मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो सारे कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में होना, ये मेरा मकसद है, तभी ना बेस्ट रैंक लेके आएंगे हम। चलो आ जाओ सर। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 इनपुट हो गए और 2 आउटपुट हो गए। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि भाई C1 आप निकालो। आप एक काम करो, आप C1/R1 निकाल लो और इस टाइम पे R2 को 0 रख लो, और फिर आप C1/R2 निकाल लो, उस टाइम पे R1 को 0 रख लो। अरे 2 इनपुट है भाई, 2 इनपुट है। पहले इस इनपुट से आउटपुट निकाल लो, तब तक इसको चुप रख दो, फिर इस इनपुट से आउटपुट निकाल लो, तब तक उसको चुप रख दो, और फिर फाइनल आउटपुट दोनों को जोड़ दो। समझे या नहीं समझे? अरे मान लो एक बल्ब है और 2 बैटरी से जल रहा है। एक बैटरी को दोनों को कनेक्ट करोगे तो दोनों के इफेक्ट से जलेगा, किसी एक को करोगे तो एक जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उतना जलेगा। कहानी सिंपल है कि उस बल्ब के जलने के लिए दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इस आउटपुट के लिए दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली C2 भी पूछा तो C2/R1 निकाल लो, R2 को बोलो चुप रहे, आप C2/R1 निकाल लो, सॉरी R2 निकाल लो, R1 को बोलो चुप रहे और दोनों को जोड़ दो। करते हैं हम C1/R1 करते हैं, दिस इज नथिंग बट C1/R1, और कंडीशन इतनी है कि क्या बंद रहेगा साहब, R2 बंद रहेगा। R2 है ही नहीं, जस्ट एज्यूम। तो हमें निकालना है ये। तो सर हमें सबसे पहले तो पाथ बता दीजिए कितने हैं। चलो पाथ निकाल, इसमें बहुत सारे लूप्स हैं तो आई थिंक सबको मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉपर, तो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं पाथ लिखता हूँ P1, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये रहा। समझिए बात को, एक पाथ मिला मुझे एंड हुज वैल्यू इज G1, ये उसके गेन की वैल्यू, पाथ गेन की वैल्यू। इसके अलावा और कोई मिला क्या? ए से नहीं जा सकता, ए से उतर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ ऐसे नहीं जा सकता, नोड डबल नहीं आना, यहाँ से यहाँ आया मैं, फिर यहाँ नहीं आ सकता। यानी कि कुल मिला के सिर्फ 1 पाथ मिल रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार और चेक करना चाहिए मुझे। देश यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ ऐसे आ गए। वाह कमाल हो गया, एक और पाथ मिला। देखो कौन सा, मैं बताता हूँ। आप यहाँ से यहाँ आए, सॉरी आप यहाँ से यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए और फिर इधर आए। वाह सर पाथ मिल गया। जी हाँ पाथ मिल गया मुझे। तो इस पाथ की वैल्यू भी लिखिए बेटा, इसीलिए मैं बोला गेट एग्जामिनेशन में सावधान। सो लेट्स राइट द पाथ गेन ऑफ पाथ 2। चलो क्या है भाई, यहाँ से आए थे हम। सो 1 G3 H4 G4 एंड 1 G3 H4 G3 H4 एंड G4। ठीक, इसके अलावा भी पाथ मिल रहा हो कभी आपको गलती से, यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर चले गए और यहाँ से डायरेक्ट वहाँ, नहीं, ओनली 2 पाथ है हमारे पास। नाउ लेट्स फाइंड आउट द लूप्स। अब लूप्स फाइंड करते हैं। ओके, लूप्स को हम बार बार लिखेंगे, अलग अलग उससे बनाते हैं। यहाँ पे जरा कितने लूप्स है जरा फाइंड करें हम भी। तो सबसे पहले तो ये रहा, ये रहा, ये L1 दे दो नाम इसको, दिस इज नथिंग बट द L1। उसके बाद कलर चेंज करके हम बनाते हैं दूसरा, एंड दैट इज दिस, इसको हमने L2 नाम दे दिया। ठीक है साहब, फिर कलर चेंज करते हैं और हम फाइंड करते हैं अनदर लूप। अब यहाँ आए और यहाँ आ गए, तो दिस इज नथिंग बट G3H2, बाद में बात करेंगे। 3 लूप मिल गए मुझे। यहाँ लिखेंगे हम L4,
उसी कलर से लिखेंगे। 3 तो मुझे दिख गए। और बताइए सर, ये भी है, यहाँ से चले और यहाँ आ गए, सो ये भी है। सो दिस इज नथिंग बट द L4। ओके सर, और बताइए। सारे ख़त्म से हो गए सर, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाए वहाँ और ज़्यादा दिमाग लगाना है अपने को। ठीक है, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या छूट सकता है आपसे। यहाँ से यहाँ आए और नहीं हो सकता, ये ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए। यस, अब देखो ज़रा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना भाई साहब। यहाँ आए ऐसे और फिर आए ऐसे, फिर क्या करना भाई साहब? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, हटाओ इसको। ध्यान से देखना है। क्या फाइंड करें? इधर आए ना, इधर, इधर, हाँ, यहाँ से चल रहा हूँ मैं। ये आया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, और ये आया इधर। ये एड बन गया ना, एक एड बन गया एक। सो ये है L5। अब तो सब खिचड़ी बन गई भाई साहब, है ना, लेकिन फिर भी इसमें और दिखाई दे सकते हैं। ध्यान से देखोगे आप तो। इनका गेन लिख देने दो, क्योंकि मिटा के ही दिखाऊंगा मैं आपको। सब वो बन जाएगी बिल्कुल। L1 जो रेड वाला दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट G1H3। L2 ये दिख रहा है, G2H4। L3 ग्रीन वाला कौन सा है भाई? ये वाला है, G3H2। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि नहीं क्वेश्चंस की यार बेटा? यार कैसी बात कर रहे हो यार। L4 हो गया, H1G4 हो गया, ठीक है। और अब बचा L5, ये बड़ा वाला। यहाँ से चले, यानी कि G3 मिला, H4 मिला, G4 मिला और H3 मिला। अब मैं इनको मिटाऊंगा यहाँ से, ताकि कोई सा और भी लूप हो तो हमें दिखे वो। ये लीजिए, हाँ जी। अब और कोई सा लूप दिख रहा है क्या? हम क्या क्या लिए हैं और क्या क्या ले सकते हैं? इधर आए हम, इधर आए, इधर आए, इधर आए, हो गया। यहाँ से इधर नहीं चल सकते हम, फिर और क्या हो सकता है? दिखाई दे रहा है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, दिखने लगा। इतना सारा देखने के बाद कुछ कुछ दिखने लगा भाई। और वो क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अरे भाई जादू हो गया। इतना देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला आपको चीख चीख के कि जितना फाइंड कर ले उसमें खुशी नहीं बनाने ला, फाइंड करना पड़ेगा बेटा। L5 और L5 की वैल्यू हो गई कितनी? G1H1 G2H2। ये हैं 6 लूप्स हैं हमारे पास। अब नॉन टचिंग लूप कौन कौन से इसमें वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक, ये वाला और ये वाला नॉन टच है, यानी कि L1 और L2, L1 एंड L2 नॉन टच है। इनका गेन लिख देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर दो, G1 G2 H3 H4। ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे। और बताओ, वाह गजब का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और मेरे को नॉन कनेक्शन दिख गया, ये वाला और ये वाला, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इनके नोड कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 नोड से मिलके बने हैं, एक ये, 2 इसके, 2 इसके, दोनों कॉमन है क्या? नहीं है। ये लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बेटा, यानी कि G3H2 G4H1, G3H2 G4H1।
तो क्या सीख लिए भाई, घबराना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करना। और एक बात ध्यान रखना, जब इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाए तो ऑल पॉसिबिलिटी हमें खंगालना है, लेकिन ठंडे दिमाग से। ठंडे दिमाग से मतलब जब आप पहली जर्नी में पेपर को सॉल्व करेंगे तब हाथ जोड़ के निकल लेंगे, क्योंकि आप गड़बड़ी में करेंगे, फास्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोचना भूल जाएंगे, गलत कर सकते हैं। सबसे बाद में आइए, आराम से आइए, दिमाग खूब चल रहा होगा उस टाइम पे, इसको करेंगे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये लूप देख रहे हो, कितना शातिर तरीके से छिपा हुआ है इसमें। तो ध्यान रखना मेरी बात को। तो चलिए सर, अब आप कह रहे हैं कि C1/R1 फाइंड करना है, तो चलो C1/R1 फाइंड कर देता हूं मैं, है ना। अब जो पाथ है उस पाथ से डिसएसोसिएटेड वो भी देखना है हमें। पाथ कौन कौन से थे, एक तो ये थे और दूसरा कौन सा था, ये था। तो इस पाथ से डिसकनेक्टेड लूप भी है मार्केट में, दैट इज दिस। तो इसका वैल्यू है G2H4। सो इसके del1 का वैल्यू आएगा बेटा 1 - G2H4। और दूसरे वाले से तो सब कनेक्टेड हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, बोलो जल्दी से, G1 1 - G2H4 प्लस G3H4 G4 डिवाइड बाय 1 माइनस कर दो भैया कहानी। सो G1H3 G2H4 G3H2 H1G4 माइनस G3H4 G4। देखो अब कुछ गड़बड़ इधर उधर लिख दो तो समझ जाना कि सर थोड़ा लिखने में गड़बड़ी कर दी है। G1 H1 G2 H2 प्लस दिस G1 G2 H3 H4 प्लस G3 H2 G4 H1। समझ गए भाई साहब क्या? ये है भाई मेरा C1/R। मैं थक गया, सिर पकड़ लूंगा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया बेटा मैं आपको, मतलब इस क्वेश्चन के दर्शन में करवाना चाहता था आप लोगों के, ताकि आप रियलाइज कर पाएं कि चीज़ों को बाय डिफॉल्ट नहीं लेना है कि आ गई तो बन जाएगी, नॉट एट ऑल। दिमाग लगेगा। और क्या अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया हमने इसमें, लूप फाइंड किए, नॉन टच लूप फाइंड किए, पाथ ही तो फाइंड किए राजा। तो वो हम अच्छे से करेंगे, दुनिया करे चाहे नहीं करे, हम अच्छे से करेंगे। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। सिमिलरली आप C1/R2 फाइंड करेंगे, C2/दिस कर लेंगे। मेन मुद्दे पे आता हूं। उसने पूछा ऑल्सो डिटरमाइन द कंडीशन दैट मेक्स C1 इंडिपेंडेंट ऑफ R2 एंड C2 इंडिपेंडेंट ऑफ R1। ठीक है, तो अभी ये C1 कंप्लीट नहीं हुआ है, C1/R1 हुआ है। आपके पास C1/R2 भी लेके आएंगे और दोनों को समेशन करेंगे आप, है ना। और उस इक्वेशन को आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बनाएं। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में, अभी कोई R2 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। जब आप C1/R2 फाइंड करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल आउटपुट में R2 भी दिखेगा। यस और नो? तो हम क्या चाह रहे हैं, इस R2 से इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हो, तो कैसे बनाएंगे? देखो जब आप C2/R2 फाइंड करोगे तो ये कंडीशन तो एज इट इज रहने वाली, इनके साथ तो कुछ लोचा होना नहीं है। डेल की वैल्यू तो सबके लिए, पूरे सिस्टम के लिए सेम है। मान लो आप C1/R1 फाइंड करना भी चाहें, C1/R2 फाइंड करना चाहें, तो सिर्फ आपको पाथ अब देखने हैं R2 से। सो दिस इज द R2 और यहां से ये एक पाथ मिल गया, ये दूसरा पाथ मिल गया। समझिए ध्यान से, पाथ मैं आपको शो करता हूं। R2 से जाना है हमें C1 तक, ये एक पाथ मिला बेटा। और दूसरा पाथ कौन सा मिला सर? यहां आए आप, यहां आए और यहां चले गए, ये दो पाथ मिल गए मुझे।
इसके अलावा ऑल पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहीं जा सकता हूँ, यहाँ से इधर ही जा सकता हूँ, इधर जा नहीं सकता, और यहाँ से इधर नहीं जा सकता है। ओनली 2 पाथ मिले। अब इन दोनों पाथ की मतलब जो वैल्यूज है वो क्या है बताइए मुझे, बताएं बताएं बताएं, पहले की बताएं। सो दिस इज नथिंग बट G4, यस ओनली G4 प्लस दूसरे की बताएं, दूसरा G2H2, G2H2 और G1। ठीक है, अब देखो ये जो पाथ है हमारा, कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ये जो पाथ हमने देखा था ना, ये वाला, इससे डिस्कनेक्टेड लूप है हमारे पास। कौन सा है? ये रहा, राजा महाराजा की तरह इधर छुपा हुआ है। तो इसका del1 भी आएगा ना भाई साहब। तो इसकी वैल्यू जो पूरी रहेगी वो रहेगी, इन ब्रैकेट कर देता हूँ, 1 माइनस G3H2। अब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन C/R, इसका क्या होगा? C1/R की बात कर रहा हूँ, C1/R, R1 में तो R1 प्लस R2 दोनों है, दिस प्लस दिस, तो ये पूरी टर्म उठ के यहाँ आ जाएगी बस, बाकी नीचे वाला तो सेम है ही सही, यानी कि G4 1 माइनस G3H2 प्लस G2H2 और G1। ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आएगा बेटा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान रखिएगा। अब वो पूछ रहा है कि इस C1 को इंडिपेंडेंट ऑफ R2 करना है, तो वो कैसे हो जाएंगे? सर कंडीशन बड़ी सिंपल है, दिस एंटायर टर्म वुड बी इक्वल टू 0। सो हम फुलफिल कर देंगे कि C1 नाउ R1 पे ही डिपेंडेंट है, यस और नो। तो यदि इस इक्वेशन को आप 0 करना चाहें, यानी कि G4 1 माइनस G3H2 प्लस G2H2 G1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। और इस कंडीशन को लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो इधर, यहाँ आप लिखो जिसे नथिंग बट G4 माइनस G4 G3H2 प्लस G2H2 G1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और आप इसे लिख सकते हो G4 इज इक्वल टू G4 G3 माइनस G2 G1 इज इक्वल टू H2, और H2 की वैल्यू हो गई G4 डिवाइड बाई G4 G3 माइनस G2 G1। आई डोंट थिंक सो कि माइनस प्लस कुछ भूला होगा, लेकिन भूला होगा तो समझ जाइएगा। तो दिस इज द कंडीशन। H2 को आप डिजाइन कीजिए, H2 की वैल्यू लिखिए G4 डिवाइड बाई इतना। यदि ऐसा आप सिस्टम में कर दें, ये H2 जो है ना भाई साहब, फीडबैक आपके हाथ में है ना, ये इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं वो रख दें यदि आप ऑटोमेटिकली, तो ये आउटपुट C1 सिर्फ और सिर्फ R1 की वजह से मिलेगा। आप दोनों ऑन करिए, भले R2 भी ऑन रहेगा और ये भी ऑन रहेगा, लेकिन यदि आप H2 को डिजाइन कर दें इतना, G4 डिवाइड बाई G4 G3 माइनस G2 G1, इसकी वैल्यू इतनी रहे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये R2 का इफेक्ट उस पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन जो मैं लाया हूं, ये मेरा एजम्पशन क्या, मैं एकदम क्लियर करके चला हूं कि ये टर्म आनी नहीं चाहिए, यानी कि R2 से जो टर्म आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। और वो कब नहीं आएगी? जब यू विल फुलफिल द कंडीशन अबाउट द H2। गुड द पॉइंट ना। अब दूसरी वाली कंडीशन आपके लिए होमवर्क हो गई और आप खुद से करेंगे। तो ये क्वेश्चन लेने का मकसद इतना ही था कि दिमाग को हमेशा ऑलवेज ओपन रखना है बेटा। इस रेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ दौड़ रहे हैं, हमें कुछ अलग बनना पड़ेगा। खूब प्रैक्टिस करेंगे, अलग बन के रहेंगे। मिलूंगा अगले क्लास।